ये कौन है? ये सना मेहरा है, हर्षद मेहरा की सबसे छोटी बेटी। अच्छा, लेकिन मैंने जहां तक सुना है हर्षद मेहरा की कोई बेटी नहीं है। हाँ, ये उनकी सगी बेटी नहीं है, अडॉप्टेड है। तुमने लुमोरा का नाम सुना है? लुमोरा को कौन नहीं जानता, एशिया की टॉप 5 ब्यूटी प्रोडक्ट कंपनियों में से एक है। ये सना मेहरा की कंपनी है। उसने अपने दम पर सब कुछ खड़ा किया है। उसने कभी मेरा ग्रुप के नाम और उसके कनेक्शन का इस्तेमाल नहीं किया। इसी कारण वो हर्षद मेहरा की चहेती है। कई एक्सपर्ट्स का मानना है कि ये लड़की भी मेरा ग्रुप की असली वारिस हो सकती है। सना ने ब्लैक कलर का वन पीस पहना हुआ था। वो दिखने में किसी परी से कम नहीं लग रही थी। पार्टी में हर किसी की नजर सिर्फ सना पर थी। सना जितनी खूबसूरत थी उतनी ही सफल भी। उसे देखकर कबीर मन ही मन जल रहा था। उसकी जलन उसके चेहरे पर साफ दिखाई दे रही थी और रिधिमा ने इसे पढ़ लिया। लगता है तुम्हारी बहन मेहरा ग्रुप की अगली चैंपियन बनेगी। वो मेरी कोई बहन नहीं है, वो बस मेरे बाप की चैरिटी है। कभी भी मेहरा ग्रुप की चेयरपर्सन नहीं बन सकती। सना के साथ उसकी सेक्रेटरी निशा भी थी, जिसके हाथ में एक बड़ा सा गिफ्ट भी था। सना ने उसके कान में कुछ कहा और वो सीधा मिस्टर जोशी के पास चली गई। वही सना अपने भाई कबीर के पास आई। हाय भैया, कैसे हो आप? और रिधिमा भाभी, आप कैसी हो? कबीर ने अपनी जलन को छुपाने की कोशिश की और अपने चेहरे पर एक मुस्कान लाई। मैं बढ़िया हूँ, और तुम्हारी भाभी भी। मैंने तो सुना था कि तुम एक कॉन्फ्रेंस के लिए कोरिया जाने वाली थी। तुम यहाँ क्या कर रही हो? मैं जाने ही वाली थी कि डैड का फोन आया था और उन्होंने मुझे इमरजेंसी में यहाँ आने के लिए कहा। कबीर के माथे पर टेंशन की लकीर खिंच गई। वो ये सोचने में पड़ गया कि उसके पिता ने सना को यहाँ क्यों बुलाया है। लेकिन क्यों? सना कोई जवाब देती उससे पहले 5 से 7 बॉडीगार्ड पार्टी में एंटर हुए। मिस्टर जोशी और निशा दोनों पास आए। बॉस आ गए हैं, आप सभी का इंतजार खत्म हुआ। एक 65 साल का एक बूढ़ा आदमी पार्टी में एंटर हुआ। वो बूढ़ा आदमी और कोई नहीं, हर्षद मेहरा था। उनके चेहरे में एक एज था। इस बूढ़े आदमी ने अपने 40 साल मेहरा ग्रुप को दिए थे और उनकी मेहनत के कारण आज मेहरा ग्रुप इस मुकाम पर पहुंचा था। उनके एंटर होते ही सभी लोग ताली बजाने लगे। मिस्टर हर्षद मेहरा ने ताली का जवाब हाथ ऊपर करके दिया। सभी लोग हर्षद को जन्मदिन की बधाई देने लगे। कबीर और बाकी भाई बहन हर्षद के पास आए। रिधिमा और कबीर ने अपने डैड के पैर छुए। तभी कबीर के सेक्रेटरी ने उसे एक फाइल दी। कबीर ने वो फाइल हर्षद को देते हुए कहा, हैप्पी बर्थडे डैड, ये आपका बर्थडे गिफ्ट है। हमारी मेहरा होटल्स की ब्रांच अब मिडिल ईस्ट में भी खुलने वाली है। ये सुनकर हर्षद के चेहरे पर मुस्कान आ गई। उन्होंने कबीर की पीठ थपथपाई। ये देख हर्षवर्धन और सिद्धांत भी आगे आए और हर्षद के पैर छुए। डैड, इस साल हमारी टेक कंपनी ने बेस्ट टेक अवार्ड जीता है और जल्द ही हम टेलीकॉम इंडस्ट्री में कदम रखने वाले हैं। तभी बीच में सिद्धांत बोल उठा, और हम भी डैड ईवी इंडस्ट्री में कदम रखने वाले हैं। ये सुनकर हर्षद मेहरा खुशी से भर गए। तुम सभी ने आज ये साबित कर दिया कि तुम मेरे बेटे हो। प्राउड ऑफ यू। तभी हर्षद की नजर दूर खड़ी सना पर गई। तुम दूर क्यों खड़ी हो सना? यहाँ आओ। सना के चेहरे पर मुस्कान आ गई। वो हर्षद मेहरा के पास आई। हैप्पी बर्थडे डैड, ये कहकर सना गले लग गई। हर्षद ने उसे बड़े प्यार से गले लगाया। खुश रहो। वैसे तुम्हारे सभी भाई ने मुझे गिफ्ट दिया है। तुम मेरे लिए क्या तोहफा लाई हो? मैं तो बस एक सिंपल सी पेंटिंग लेकर आई हूँ पापा। सना ने अपने सेक्रेटरी निशा को इशारा किया। निशा एक बड़ा सा गिफ्ट हाथ में लेकर आई। सना ने वो पेंटिंग अपने हाथ में ली और हर्षद मेहरा को दे दी। हर्षद ने गिफ्ट खोला तो उसमें एक सुंदर फ्रेम की हुई पेंटिंग थी। हर्षद ने उसे देखा तो बस देखता रह गया। तुम्हें ये पेंटिंग कहाँ से मिली? तो आपने पहचान लिया? पहचानता कैसे नहीं भाई। सना, तुमने मुझे दुनिया का सबसे बेस्ट गिफ्ट दिया है। सब उस पेंटिंग को देखने लगे। वो पेंटिंग वैन गॉग की शैली में बनी हुई थी, लेकिन उसमें क्या खास था ये कोई समझ नहीं पा रहा था। क्या ये पेंटिंग किसी महान आर्टिस्ट की बनाई हुई है या ये पेंटिंग 300-400 करोड़ की है? नहीं, ये पेंटिंग उससे भी ज्यादा कीमती है। रिधिमा बेटी, ये पेंटिंग तुम्हारी सास ने बनाई है। एक जमाने में तुम्हारी सास देश की जानी मानी आर्टिस्ट थी। कबीर और बाकी सब उस पेंटिंग को देखने लगे।
हर्षद ने सना की तरफ देखा। ये पेंटिंग तो 20 साल पहले चोरी हो गई थी, है ना? हमने बहुत कोशिश की लेकिन ये पेंटिंग हमें कभी नहीं मिली। बस थोड़ी छानबीन की तो ये पेंटिंग मिल गई। हर्षद सना को शाबाशी देने लगे। ये देखकर कबीर आग बबूला होकर वहां से दूर चला गया। बाकी सब भी पार्टी में मशगूल हो गए। थैंक यू बेटा। एक बात कहूँ? नो पापा, मैं जानती हूँ कि आप मेरी शादी की ही बात करेंगे। हाँ, तो अगले साल तुम पूरे 27 की हो जाओगी। तुम्हें पता है तुम्हारी उम्र में मेरे 3 बच्चे हो चुके थे। कम ऑन पापा, मेरे पास इतनी फालतू चीज के लिए टाइम नहीं है। मुझे अभी अपने करियर पर फोकस करना है। मेरी बात मानो तो एक अच्छा सा लड़का देखकर शादी कर लो। मैं जानता हूँ इस परिवार में तुम्हें कोई पसंद नहीं करता और मैं भी कितने साल तक और जीऊंगा। तुम्हें कोई अच्छा सा लड़का ढूंढकर शादी कर लेनी चाहिए बेटा। पापा, आजकल के प्यार में एक दूसरे को बहुत टाइम देना पड़ता है, जो मेरे पास बिल्कुल नहीं है, और उनके नखरे उठाने पड़ते हैं जो मुझसे बिल्कुल नहीं होगा। तो हम कोई ऐसा लड़का ढूंढ लेंगे जो तुम्हारे नखरे उठा सके। पापा, आज तक ऐसा लड़का पैदा ही नहीं हुआ जो मेरे नखरे उठा सके। तो तुम्हारे लिए कोई भूत या जिन ढूंढ दूं जो हमेशा तुम्हारी बातों को जो हुक्म मेरे आका कहकर मानता रहे। हाँ? हर्षद और सना बात कर ही रहे थे कि तभी मिस्टर जोशी वहां आ गए। सर, टाइम हो चुका है स्पेशल अनाउंसमेंट का। हर्षद ने हाँ में सिर हिलाया। तभी मिस्टर जोशी माइक लेकर आए और उन्होंने माइक हर्षद मेहरा को दे दिया। हेलो एवरीवन। पार्टी में जितने भी लोग थे वो सब हर्षद मेहरा की आवाज सुनकर उनकी तरफ देखने लगे। उन्हें जिस पल का इंतजार था वो आ गया था। आप सभी मेरी खुशी में शामिल हुए, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन मैं जानता हूं कि आप केवल मेरी खुशियों में शामिल होने नहीं आए हैं। आप जानना चाहते हैं कि मेहरा ग्रुप का अगला वारिस कौन होगा। ये सुनते ही आसपास कानाफूसी शुरू हो गई। कबीर के भी कान खड़े हो गए। रिधिमा ने कबीर की तरफ देखा और मुस्कुराते हुए कहा, कांग्रेचुलेशंस चेयरमैन। ये सुनकर कबीर के चेहरे पर मुस्कान आ गई। तो चलिए अब मैं आप सभी के इंतजार की घड़ी को खत्म करता हूं और आप सभी के सामने हमारे नए वारिस के नाम की घोषणा करता हूं। मेहरा ग्रुप का अगला वारिस है, हमारे मेहरा लेगेसी को बरकरार रखने का जिम्मा और मेहरा ग्रुप की बागडोर और एक नए चेयरमैन के रूप में मैं अपनी बेटी सना मेहरा को बनाता हूं। तालियों से पूरा पेंट हाउस गूंज उठा। हर रिपोर्टर और एंकर इस न्यूज को कवर कर रहे थे। कैमरों और फ्लैश की रोशनी सना पर आ टिकी। वहीं कबीर ने गुस्से में अपनी ड्रिंक का ग्लास हाथ में ही तोड़ डाला और गुस्से में वहां से चला गया। उसके साथ रिधिमा भी चली गई। सना बेटा, यहाँ आओ। सना हर्षद के पास आई। पापा, ये सब यूं अचानक? मैं इतनी बड़ी कंपनी। तुम्हें अपने पापा के फैसले पर भरोसा नहीं है क्या? नहीं पापा, लेकिन इस बूढ़े पर यकीन करो, मेरे फैसले कभी गलत साबित नहीं हुए हैं और ये भी नहीं होगा। अभी इस पल को एंजॉय करो। कबीर अपने कमरे की चीजों को उठाकर इधर उधर फेंक रहा था। वो बेहद गुस्से में था। रिधिमा उसे शांत कराने की कोशिश कर रही थी, लेकिन वो काबू में नहीं आ रहा था। उसके दोनों छोटे भाई भी वहां आ गए। उन्होंने इससे पहले कबीर का ये रूप नहीं देखा था और डर के मारे कांप गए। मेरा बाप उस कमीनी अनाथ को इतनी बड़ी कंपनी का मालिक कैसे बना सकता है? मेरा हक उसे कैसे दे सकता है? ये कहकर कबीर ने बिखरे हुए सामान को लात मारी। तभी हर्षवर्धन कबीर के पास आया और उसके कंधे पर हाथ रखा। भैया, ये डैड का फैसला है, हम उनके खिलाफ कैसे जा सकते हैं? आप ये सब भूल जाइए और आगे बढ़िए। इतना सुनते ही कबीर ने हर्षवर्धन की गर्दन पकड़ ली और उसे उठाकर टेबल पर पटक दिया। टेबल पर पटकने से हर्षवर्धन का सिर फट गया और खून बहने लगा, लेकिन कबीर ने इसकी परवाह नहीं की। उसने टेबल पर रखी चाकू उठाकर उसकी गर्दन पर रख दी। गर्दन पर खून की कुछ बूंदें उभर आईं। क्या कहा तुमने कि मैं ये सब भूल जाऊं? हरामजादे, जब से मैंने होश संभाला है तब से मेहरा ग्रुप का चेयरमैन बनना ही मेरा इकलौता सपना रहा है।
और उस सपने को मैंने अपनी पूरी जिंदगी दी है। हमेशा पिताजी की नजरों में खरा उतरने की कोशिश करता रहा, यहां तक कि अपने भाइयों को भी नहीं बख्शा। लेकिन आज मेरे बाप ने उस चैरिटी को अपना वारिस बना दिया। सॉरी भैया, प्लीज 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 ये चाकू हटा लीजिए। कबीर ने चाकू हटा लिया। रिधिमा कबीर के पास आई। हमने हमेशा सोचा था कि डैड अपने खून में से किसी को अपना वारिस बनाएंगे, इसलिए हमने सना पर कभी ध्यान नहीं दिया। लेकिन वो सना को अपना वारिस चुन लेंगे, ये तो कभी सोचा ही नहीं था। तभी सिद्धांत आगे आया और उसने अपने भाई हर्षवर्धन को वाटर बैग दिया। फिर अपनी भाभी की तरफ देखा। शायद आप भूल गई कि जब से सना डैड की जिंदगी में आई हैं, तब से डैड दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की कर रहे हैं। डैड हमेशा कबीर भैया से सलाह लेते थे, लेकिन उसी के साथ वे सना को भी अपने साथ ले जाते थे। डैड कहते थे कि सना जिस चीज को छूती है वो सोना बन जाती है। डैड उसे हमेशा अपना लकी चार्म मानते आए हैं, इसलिए शायद उन्होंने उसे कंपनी की बागडोर सौंपी है। सिद्धांत की बात में दम था। सना हमेशा हर्षद के लिए लकी चार्म साबित हुई थी, वरना एक जनरल स्टोर चलाने वाला आदमी आज इतनी बड़ी एम्पायर का मालिक कैसे बनता। कबीर ने सिद्धांत की तरफ घूर कर देखा। मेहरा ग्रुप का असली वारिस सिर्फ कबीर मेहरा है, और अगर कोई इसके बीच में आया तो मैं उसे जान से मार दूंगा, फिर चाहे वो सना हो या मेरा खुद का बाप ही क्यों ना हो। ये सुनकर सभी लोग हैरान रह गए। कबीर के चेहरे पर एक रहस्यमय मुस्कान आ गई। तुम्हारे दिमाग में चल क्या रहा है कबीर? हमारी प्यारी छोटी बहन इस कंपनी को संभाल ही नहीं पाएगी। मुंबई से थोड़ी दूर एक आलीशान विला में मोक्ष प्रवेश कर रहा था। उसने काले रंग का जैकेट और ब्लैक डेनिम जीन्स पहन रखी थी। तभी उसका बटलर राजू वहां आ गया। मोक्ष को देखते ही राजू के चेहरे पर मुस्कान आ गई। सर आप आ गए? राजू की बात सुनकर मोक्ष वहीं रुक गया, लेकिन उसने कोई जवाब नहीं दिया। ये देखकर राजू के चेहरे से मुस्कान गायब हो गई। क्या बॉस, हाय हेलो भी नहीं? कम से कम हाल चाल तो पूछ लिया होता। साल में 4 बार हम यहाँ से वहाँ भटकते रहते हैं। आपका सारा सामान हमें इधर उधर घुमाना पड़ता है। पता है आपको कितनी मेहनत लगती है? बस इतनी सी बात है, पहले बता देते। मोक्ष ने चुटकी बजाई और देखते ही देखते सारी बिखरी चीजें अपनी अपनी जगह पर पहुंच गईं। पूरा विला साफ और चमकदार हो गया। ये देख राजू गुस्से में आ गया। तो फिर मुझे रखा ही क्यों है, अगर सब कुछ जादू से ही करना है? शायद तुम भूल रहे हो कि मैंने तुम्हें काम पर नहीं रखा था, तुम खुद मेरे पीछे पड़े थे। राजू झेप गया। उसे वो पल याद आ गया जब उसे मोक्ष के जिन होने का पता चला था और वो उसके पीछे पड़ गया था। ठीक है, इसमें कौन सी बड़ी बात है? आपको क्या पता कि एक जिन के साथ रहना कितना मुश्किल है। 10 साल में पूरी दुनिया घूम ली है और हर 6 महीने में हमें सब कुछ छोड़कर नई जगह जाना पड़ता है। मोक्ष ने राजू की बात को अनसुना किया और चुटकी बजाई। राजू का मुंह अपने आप बंद हो गया। वो बोलता रहा, लेकिन उसके मुंह से आवाज नहीं निकल रही थी। घबराकर वो इशारों में माफी मांगने लगा। मोक्ष ने टीवी ऑन कर लिया। अपनी बकवास बंद करोगे तभी तुम्हारी आवाज तुम्हें वापस मिलेगी। राजू ने जैसे ही हामी में सिर हिलाया, उसकी आवाज वापस आ गई। वो कुछ बोलने ही वाला था कि मोक्ष की नीली आंखों में गुस्सा देखकर चुप हो गया। तभी मोक्ष ने अपने सूट से एक स्क्रॉल निकाली और राजू की तरफ बढ़ाई। तुम जानते हो तुम्हें इसे कहाँ रखना है? अरे वाह, शहर में कदम रखते ही आपने नया बकरा भी ढूंढ लिया। वही खेल ना, 2 ख्वाहिशें, एक आपकी एक उनकी। राजू को मौका मिलते ही उसने अपनी बड़बड़ शुरू कर दी। मोक्ष ने अपना माथा पकड़ लिया। वैसे बॉस, आपकी पहली ख्वाहिश तो बड़ी अजीब है। 6 महीने की आजादी चाहिए। अगर आजादी ही मांगनी है तो पूरी जिंदगी की मांग लो, ये इधर उधर भटकने की टेंशन ही खत्म हो जाएगी। राजू, अगर मैंने ये ख्वाहिश मांग ली तो मुझे आजादी तो मिलेगी, लेकिन मेरी जिन्नी शक्तियां चली जाएंगी। ओ तेरी, ये तो 6 महीने वाला सिस्टम ही सही है। और आपकी दूसरी ख्वाहिश की आपके चिराग को कोई ढूंढ ना पाए, ये विश तो कभी मेरी समझ में नहीं आई।
एक मामूली चिराग के लिए आप अपनी कीमती ख्वाहिश बर्बाद कर देते हैं। वैसे अगर आपका चिराग मिल गया तो उसमें कौन सी बड़ी बात है? अगर किसी को चिराग मिल गया तो इफरित मुझे ढूंढ लेगा। छोड़ दो मुझे, जान से मार दूंगा, मेरे हाथ खोल, नहीं तो इसे अपने साथ ले जाऊंगा। 15 साल की एक लड़की बिस्तर से बंधी चीख रही थी। उसके आसपास कुछ मौलवी खड़े थे जो जोर जोर से आयतुल कुर्सी पढ़ रहे थे। ये वो पवित्र आयत है जो जिन और बुरी आत्माओं से बचाव करती है। तुम्हें लगता है ये ऊपर वाला तुम्हारी मदद करेगा, इस लड़की को बचाएगा? अचानक लड़की का शरीर बिस्तर से ऊपर उठने लगा। उसका चेहरा डरावना और विकृत हो गया। चेहरे की नसें उभर आईं और उसकी आंखें सफेद हो गईं। वो पूरी ताकत से ऊपर उठने की कोशिश कर रही थी, लेकिन रस्सियों ने उसे जकड़ा हुआ था। मौलवी ने पवित्र पानी उस पर फेंका। कौन है तू और इस मासूम को क्यों परेशान कर रहा है? पानी गिरते ही लड़की जोर से चीखी। उसके शरीर से काले धुएं का गुब्बार निकला और अचानक हड्डी टूटने की आवाज आई। लड़की इतनी ताकत लगा रही थी कि उसके दोनों हाथ की हड्डियां टूट गईं। ये देखकर मौलवी के साथी कांपने लगे, लेकिन मौलवी ने हार नहीं मानी। कुल औज़ु बिरब्बिल फलक, बता तू कौन है? हाथों के टूटने से रस्सियां ढीली हो गईं। लड़की का शरीर तेजी से घूमकर मौलवी के सामने आ गया। इफरीत का नाम सुनते ही मौलवी के मुंह से खून निकल आया। उन्हें वहीं पर पैरालिसिस का अटैक हुआ और वो धड़ाम से गिर गए। शिष्य उन्हें तुरंत बाहर ले गए। हॉल में इफरीत की डरावनी हंसी गूंजने लगी। तू मुझे भगाएगा सूरह फलक और सूरह नास की आयतों से? मैं खुद 5 वक्त का नमाजी हूँ। कुल औज़ु बिरब्बिल फलक मिन शर्रि मा खलक। इफरीत ने खुद पवित्र आयतें पढ़नी शुरू कर दी। मौलवी को अस्पताल ले जाया गया। तभी लड़की के माता पिता के पास एक अनजान आदमी आया। उसने पूरे काले रंग का सूट पहन रखा था, लेकिन उसके चेहरे पर गजब का तेज था। लड़की के पिता ने उस आदमी को देखा। अगर आपकी रजामंदी हो तो क्या मैं आपकी बेटी को देख सकता हूँ? उस लड़की के माँ बाप ने उस आदमी को देखा। उसकी आवाज में एक अजीब तरह का आत्मविश्वास था, एक सम्मोहन शक्ति जिससे दोनों माँ बाप ने अनचाहे भी हाँ में सिर हिला दिया। धन्यवाद। ये कहकर वो व्यक्ति उस कमरे की ओर बढ़ गया जहाँ इफरित था। इफरित को किसी के कदमों की आहट सुनाई दी। उसके चेहरे पर एक मुस्कान आ गई। उसे लगा कि फिर कोई इस लड़की को उसके चंगुल से बचाने आ रहा है। तुम चाहे जितनी कोशिश कर लो, मेरे आगे कभी टिक नहीं पाओगे। इफरित के चेहरे पर आत्मविश्वास भरी मुस्कान थी। तभी उस आदमी ने कमरे में पहला कदम रखा और उसी पल कमरे में घना अंधेरा छा गया। ये देखकर इफरित के मन में डर पैदा हो गया, जैसे वो इस अंधेरे को पहचानता हो। उस आदमी ने मुस्कुराते हुए इफरित को देखा। उसकी मुस्कान इफरित को असहज कर रही थी। कैसे हो इफरित? आप यहाँ क्या कर रहे हैं मौत? वो आदमी और कोई नहीं, मौत थी, जो लोगों की जिंदगियां लेती थी और उनका लेखा जोखा अपने पास रखती थी। तुम्हारी नाकामी मुझे यहाँ तक खींच लाई है इफरित। मौत इफरित के पास आया और बेड के पास रखी कुर्सी पर आराम से बैठ गया। मैं आपकी बात समझा नहीं। मैं उस बागी जिन्न के बारे में बात कर रहा हूँ जिसे तुम 10 सालों से ढूंढ रहे हो। इफरित के चेहरे पर गुस्सा साफ झलक रहा था। उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी नाकामी का जिक्र मौत ने कर दिया था। मोक्ष। तो उस जिन्न का नाम मोक्ष है। अब वह मेरे काम में दखल दे रहा है। मैं ये जानना चाहता हूँ कि तुम जिन्नात के राजा होकर उसे अभी तक क्यों नहीं ढूंढ पाए? हमें माफ कर दीजिए, हमारे जिन्न की वजह से आपको तकलीफ हो रही है। जिन्नात का राजा माफी मांगते हुए अच्छा नहीं लगता। वैसे भी मैं यहाँ तुम्हारी माफी सुनने नहीं आया हूँ। मैंने जो पूछा है उसका जवाब चाहिए।
वो जिन मोक्ष अब तक क्यों नहीं पकड़ा गया? हम मोक्ष के चिराग को ढूंढ नहीं पा रहे। उसने अपना चिराग कहीं छुपा दिया है। ये नामुमकिन। कोई भी जिन्न अपना चिराग जिन्नात के राजा से छुपा नहीं सकता। यही बात हमारी समझ से बाहर है। उसने अपने मालिक से एक इच्छा मांगी कि उसका चिराग कोई न ढूंढ पाए। शायद इसी कारण हम असफल हो रहे हैं। या फिर उसने अपना चिराग नष्ट कर दिया हो। कोई जिन्न ऐसा नहीं कर सकता। अगर उसने ऐसा किया तो वो खुद भी समाप्त हो जाएगा। उसने कुछ ऐसा किया है जो हमारी सोच से परे है। ये तुम्हारी समस्या है। उसे ढूंढो और खत्म करो। तुम्हारे जिन्न ने मुझसे 2 आत्माएं छीनी हैं। अगर उसने मेरे काम में और दखल दिया तो मैं तुम्हारे साथ क्या करूंगा ये तुम जानते हो। इस मामले को मुनाफ तक पहुंचने से पहले सुलझाओ। और हाँ, तुम्हारे जिन्न ने जो किया है उसकी भरपाई के लिए तुम्हें इस लड़की को छोड़ना होगा। लेकिन मैंने कह दिया, तुम्हें इसे छोड़ना होगा, वरना इसकी भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। इफरित ने गुस्से में बेड पर हाथ मारा, जिससे बेड टूट गया। लड़की धड़ाम से नीचे गिर गई। मौत के चेहरे पर हल्की मुस्कान आ गई। वो कमरे से बाहर निकला। लड़की के माँ बाप बाहर खड़े थे। अब आपकी बेटी सुरक्षित है। जब वह जागे तो उसे उसकी पसंदीदा डिश खिला देना। आपका लाख लाख शुक्रिया। दोनों हाथ जोड़ने लगे। मौत वहां से आगे बढ़ गया। कुछ दूरी पर इफरित खड़ा था, गुस्से से भरा हुआ। मोक्ष, तुम दुनिया के किसी भी कोने में छुप जाओ, मैं तुम्हें ढूंढ निकालूंगा। एक चमचमाती काली कार आकर रुकी और उसमें से सना और उसकी सेक्रेटरी निशा उतरी। सना के चेहरे पर खुशी के साथ साथ एक हल्की बेचैनी भी साफ झलक रही थी। उसने गहरी सांस ली और अपनी नजरें पास वाले विला की तरफ मोड़ ली। लगता है हमारे पास वाले विला में कोई रहने आया है। निशा ने भी उत्सुकता से उस विला की ओर देखा। हाँ, कोई मोक्ष दीवान वहाँ शिफ्ट हुए हैं। 2 दिन पहले ही आए हैं। सना ने विला की ओर कुछ पल देखा, फिर सिर हिलाया और अपनी टेंशन को दबाते हुए विला के अंदर चली गई। घर के अंदर सना ने अपने पर्स को टेबल पर रखा और फ्रेश होने के लिए कमरे की ओर बढ़ी। कुछ देर बाद नहाने के बाद वो डाइनिंग टेबल पर बैठी, जहां निशा पहले से मौजूद थी। निशा ने सना की ओर देखा। उसकी नजरें बता रही थी कि सना के मन में कोई उलझन चल रही है। आप टेंशन मत लीजिए, विन्नी कोरिया की कॉन्फ्रेंस को आप शानदार तरीके से संभालेंगी। निशा, मैंने तुमसे कितनी बार कहा है कि घर पर तुम मेरी सेक्रेटरी नहीं दोस्त हो और मैं कॉन्फ्रेंस के लिए टेंशन में नहीं हूँ। तो फिर क्या बात है? पापा ने कबीर भैया के होते हुए मुझे मेहरा ग्रुप का वारिस चुना। ये बात मेरी समझ में नहीं आ रही। इसमें परेशान होने वाली बात क्या है? आप इतने काबिल हैं, आपने लुमोरा को सिर्फ 5 साल में ऊंचाइयों तक पहुंचा दिया। शायद इसी वजह से आपके डैड ने आपको चुना है। नहीं निशा, बात कुछ और है। लास्ट ईयर डैड ने खुद कहा था कि वो कबीर भैया को अपना वारिस बनाना चाहते हैं और अब उन्होंने मुझे चुना। मुझे समझ नहीं आ रहा उन्होंने ऐसा क्यों किया। आप ज्यादा मत सोचिए, चीजें अपने आप ठीक हो जाएंगी। अभी आप डिनर कर लीजिए। सना ने निशा की बात पर सिर हिलाया, लेकिन तभी उसकी नजर निशा की खाली प्लेट पर पड़ी। तुमने अपनी प्लेट क्यों नहीं लगाई? डिनर नहीं करोगी क्या तुम? आज मेरी ब्लाइंड डेट है, मुझे जल्दी निकलना है। ओहो, ब्लाइंड डेट? हाँ, वैसे तुम्हें इसके लिए वक्त कैसे मिल गया? कब तक यूं ही अकेले जिंदगी बिताती रहूंगी? कभी ना कभी तो सेटल होना ही है। वैसे भी मैं 24 की हो चुकी हूँ। तुम्हें तो शादी करनी नहीं है, लेकिन मुझे तो करनी है। किसने कहा मुझे शादी नहीं करनी? करनी है, लेकिन जिस भी लड़के से मिलती हूँ या तो उसे मेरी दौलत से प्यार होता है या उसकी आंखों में सिर्फ जिस्म की भूख दिखती है। और आजकल के रिश्तों का हाल तुम्हें पता ही है। मुझे 90s वाला प्यार चाहिए, लेकिन आज के जमाने में वो पॉसिबल नहीं है। मुझे नहीं पता था कि तुम्हारी ये साइड भी है, लेकिन अगर तुम ढूंढोगी तो तुम्हें जरूर मिलेगा। वैसे तुम्हें तो बड़े बड़े एक्टर डेट करना चाहते हैं जिनकी लाखों में फॉलोइंग है। वो बस टाइम पास करना चाहते हैं और मेरे पास फालतू चीजों के लिए वक्त नहीं है। खैर,
अब तुम जाओ, वरना तुम्हारी भी हालत मेरी जैसी हो जाएगी। लेकिन तुम जाओ, आई विल मैनेज। थैंक यू सो मच। तुम दुनिया की बेस्ट बॉस हो। इतना मक्खन लगाने की जरूरत नहीं यहाँ। और हाँ, कल टाइम पर आ जाना, हमें मेहरा ग्रुप की बोर्ड मीटिंग अटेंड करनी है। ओके, ये कहकर निशा मुस्कुराते हुए बाहर चली गई। उसने अपनी कार के पास पहुंचकर फोन निकाला और किसी को कॉल किया। वो घर पर बिल्कुल अकेली है। हमारे पास बस आज की रात है, अपना काम जल्दी खत्म करो। मोक्ष पार्टी के लिए तैयार हो रहा था। वो बार बार चुटकी बजाकर अपने कपड़े बदल रहा था। तभी राजू वहाँ आ गया। ये आप क्या कर रहे हैं? तैयार हो रहा हूँ, आज मेरी ब्लाइंड डेट है। डेट? आप जिन लोगों का ये लड़कियों का ऑब्सेशन कभी खत्म नहीं होगा ना। 100 साल पहले आप लड़कियों के पीछे भागते थे और आज भी वही हाल है। ओ हेलो, मैं लड़कियों के पीछे नहीं भागता, लड़कियां मेरे पीछे भागती हैं। और अब अपना ज्ञान देना बंद करो, मुझे वैसे भी लेट हो रहा है। ठीक है, अच्छा है कि अलादीन की कहानी मनगढ़ंत है। अगर वो सच होती तो अलादीन को कभी जैस्मीन नहीं मिलती। जैस्मीन को तो जिन्न ही उठा ले जाता। मोक्ष ने गुस्से से राजू को घूरा। मोक्ष को घूरते देख राजू की बोलती बंद हो गई और उसने इशारे से अपने मुंह पर जिप मारी। मोक्ष बाहर आया और अपनी कार की तरफ बढ़ने लगा, लेकिन राजू की बात उसके कानों में गूंज रही थी। अच्छा है कि अलादीन की कहानी मनगढ़ंत है। अगर वो सच होती ना तो अलादीन को कभी जैस्मीन नहीं मिलती। जैस्मीन को तो जिन्न ही उठा ले जाता। मोक्ष की आंखों के सामने कुछ पुराने अतीत के चेहरे तैरने लगे। उसने अपने ख्यालों को झटका और अपनी कार का दरवाजा खोलने ही वाला था कि तभी उसकी नाक से इत्र की खुशबू टकराई। उसके भीतर जिन वाले जज्बात जाग गए। उसने खुशबू की दिशा में देखा। बालकनी में एक लड़की खड़ी थी। वो नाइट ड्रेस में थी। उसके बाल खुले हुए थे। चांद की रोशनी उसके चेहरे को और भी खूबसूरत बना रही थी। मोक्ष ने उसे देखा तो बस देखता ही रह गया। उसने आज तक इतनी खूबसूरत लड़की नहीं देखी थी। उस लड़की को देखते ही उसके मन में अतीत के कुछ धुंधले पन्ने खुलने लगे। तभी मोक्ष के मुंह से एक नाम निकला, जैस्मिन। अचानक मोक्ष के सिर में तेज दर्द होने लगा और वो कार के पास बैठ गया। उसने अपनी आंखें बंद कर ली। ऐसा एहसास उसे पहले कभी नहीं हुआ था। ये अचानक मुझे क्या हो रहा है? और वो लड़की कौन है? उसने दोबारा बालकनी की तरफ देखा, लेकिन वहाँ अब कोई नहीं था। उसका दिल जोरों से धड़कने लगा। वो उसे फिर से देखना चाहता था। मोक्ष जल्दी से उठा और उस विला की तरफ बढ़ने ही वाला था, तभी 2 गाड़ियां आकर रुकी। उनमें से कुछ लोग उतरे और सना के विला की तरफ जाने लगे। मोक्ष ने देखा कि उन सभी के हाथों में गन थी। सना के सिक्योरिटी गार्ड ने उन्हें रोकने की कोशिश की, लेकिन एक आदमी ने उसके माथे के बीच गोली मार दी। गन में साइलेंसर लगा होने के कारण गोली की आवाज किसी ने नहीं सुनी। तभी एक गंजे बॉडी बिल्डर के पास फोन आया। याद रहे, इस लड़की की लाश तक किसी को नहीं मिलनी चाहिए। डॉक्टर, मेरे पास कितना समय बचा है? हर्षद मेहरा ने अपने फैमिली डॉक्टर मिस्टर कपूर से ये सवाल पूछा। डॉक्टर कपूर ध्यान से हर्षद मेहरा के एक्सरे स्कैन को देख रहे थे। हर्षद के सवाल ने डॉक्टर के चेहरे पर मायूसी ला दी। आप फिक्र मत कीजिए सर, हम अपना बेस्ट देंगे। मुझे झूठे दिलासे की जरूरत नहीं है। मैंने अपनी जिंदगी जी ली है। सच सच बताओ, मेरे पास कितना समय बचा है? आपके पास केवल 6 महीने हैं सर। तभी हर्षद मेहरा अचानक नींद से जाग गए। उनका दिल तेजी से धड़क रहा था। उन्होंने अपने कमरे में इधर उधर नजर डाली। सामने मिस्टर जोशी खड़े थे। माफ कीजिए सर, मुझे आपको नींद से जगाना पड़ा, लेकिन आपकी दवाई का समय हो गया है। कोई बात नहीं, अगर तुम नहीं होते तो शांति के जाने के बाद मैं कब का खत्म हो चुका होता। तुम मेरे सेक्रेटरी के साथ साथ एक सच्चे दोस्त भी हो। मिस्टर जोशी ने हर्षद को दवाइयां दी और अपने पानी का ग्लास थमाया। हर्षद ने दवाई ली। कुछ देर की खामोशी के बाद मिस्टर जोशी ने अपनी हिम्मत जुटाकर एक सवाल पूछा। सर, क्या मैं आपसे एक सवाल पूछ सकता हूँ? पूछो। आप मेहरा ग्रुप का वारिस कबीर सर को बनाने वाले थे।
वसीयत में भी उनका नाम था। फिर ऐसा क्या हुआ कि घोषणा से 3 घंटे पहले आपने उनका नाम हटाकर सना बेबी को वारिस बना दिया? हर्षद ने पानी का ग्लास वापस मिस्टर जोशी को थमाया और गहरी सांस ली। जोशी, कुछ सवाल ऐसे होते हैं जिनका जवाब न जानना ही बेहतर होता है। बस इतना समझ लो कि मैं जो भी कर रहा हूँ वो मेरा खानदान और मेरा ग्रुप के लिए जरूरी है। तभी हर्षद को नाक में एक अजीब सी बदबू महसूस हुई। उन्होंने ध्यान से सूंघा और फिर मिस्टर जोशी की तरफ देखा। तुम्हें कोई अजीब सी बदबू आ रही है? मिस्टर जोशी ने भी बदबू को महसूस करने की कोशिश की। अचानक उनका माथा ठनक गया। गैस लीक हो रही है। ये सुनते ही हर्षद और मिस्टर जोशी ने किचन की तरफ दौड़ लगाई, लेकिन इससे पहले कि वो किचन तक पहुंच पाते, एक जोरदार धमाका हुआ। धमाके की ताकत से दोनों हवा में उछल गए। कमरे में धुएं और आग की लपटों ने चारों तरफ घेर लिया। ये सारा दृश्य बाहर खड़ा एक आदमी देख रहा था। उसके चेहरे पर एक रहस्यमयी मुस्कान थी। उसने अपना फोन निकाला और किसी को कॉल किया। हेलो, यहाँ का सारा काम हो चुका है। याद रहे, उस लड़की की लाश तक किसी को नहीं मिलनी चाहिए। सना अपने कमरे में बैठी कुछ किताबें पढ़ रही थी। तभी उसे बालकनी से कोई आवाज सुनाई दी। उसने बालकनी की तरफ देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। तभी उसे नीचे हॉल से आवाज आई। सना ने दीवार पर लगी घड़ी की तरफ देखा। घड़ी में करीब 10:30 बज रहे थे। लगता है निशा वापस आ गई। सना हॉल में आई और देखा कि घर की सारी लाइट्स बंद थी। सना के कदम अपनी जगह ठहर गए। उसे अंधेरे से बहुत डर लगता था, इसलिए वो हमेशा सारे घर की लाइट्स ऑन रखती थी। हॉल के कोनों में अंधेरे का फायदा उठाकर कई गंधारी लोग छिपे हुए थे। सना ने अपना फोन निकालने की कोशिश की, लेकिन तभी किसी ने उसके सिर पर जोर से लोहे का पाइप मार दिया। सना जमीन पर धड़ाम से गिर पड़ी। ज्यादा रायता मत फैलाओ, आराम से सारा काम निपटाओ। और हाँ, इसे इतने छोटे छोटे टुकड़ों में काटना कि बैग में आराम से आ जाए। ठीक है सर। एक गुंडे ने हॉल के फर्श पर एक बड़ी सी पॉलिथीन बिछा दी ताकि खून के धब्बे फर्श पर ना लगे। एक आदमी ने सना के बाल पकड़कर उसे पॉलिथीन की ओर खींचा। सना दर्द से कराह रही थी, लेकिन दरिंदों पर इसका कोई असर नहीं हुआ। दूसरा गुंडा बड़े बैग से शरीर काटने का सामान निकालने लगा। तभी उसकी नजर सना पर पड़ी और उसके अंदर का शैतान जाग उठा। उसने अपने बॉस की तरफ देखा। बॉस, अगर आपकी इजाजत हो तो इसके टुकड़े करने से पहले मैं इसे चख लूं। गंजे बॉस ने सना की तरफ देखा। तू सच में सबसे बड़ा कमीना है। अगर हमारे बड़े बॉस को पता चला तो वो हमें जिंदा जला देंगे। गुंडा मायूस हो गया। लेकिन उन्हें तब पता चलेगा जब मैं उन्हें बताऊंगा, और मैं नहीं बताने वाला। इतना सुनते ही उस गुंडे की आंखों में हैवानियत साफ झलकने लगी। वो धीरे धीरे उठा और सना की ओर बढ़ने लगा। सना अधमरी हालत में जमीन पर पड़ी थी। वो आदमी सना के पास आकर उसे भूखी नजरों से घूरने लगा। उसने सना को छूने के लिए अपना हाथ बढ़ाया। जैसे ही वो सना के चेहरे को छूने वाला था, अचानक उसका हाथ किसी गुब्बारे की तरफ हट गया। उसके हाथ का मांस और हड्डियां चारों तरफ फर्श पर बिखर गई। दर्द से बिलबिलाते हुए वो जोर जोर से चीखने और चिल्लाने लगा। उसकी चीख सुनकर वहां खड़े बाकी गुंडों के चेहरे का रंग उड़ गया। कुछ समय पहले जिन आंखों में हैवानियत थी, अब उनमें डर साफ झलक रहा था। वो गुंडा जिसका हाथ कट चुका था, दर्द से कराहते हुए अपने गंजे बॉस के पास मदद मांगने गया। मुझे बचा लो बॉस, प्लीज मुझे बचा लो। वो कुछ और बोल पाता इससे पहले ही उसकी दोनों आंखें अचानक गुब्बारे की तरह फट गई। वो आदमी दर्द से चीखते हुए घुटनों के बल जमीन पर बैठ गया। यह दृश्य देखकर वहां मौजूद सभी लोग सहम गए। मानो उनकी हालत ऐसी हो गई थी कि हाथ काटो तो खून भी ना निकले। हर कोई डर के मारे इधर उधर देखने लगा। कौन है जो ये सब कर रहा है? सामने आ कमीना। जैसे ही गंजे बॉस ने ये कहा, वो गुंडा जो घुटनों के बल बैठा था अचानक से गुब्बारे की तरह फट गया। उस आदमी का शरीर
चारों तरफ मांस और खून के चिथड़े में बदल गया। कुछ चिथड़े दीवारों पर चिपक गए तो कुछ बाकी गुंडों के शरीर पर। सभी की आंखों में डर और सन्नाटा पसर गया। तभी उनके कानों में कदमों की आहट सुनाई थी। सभी गुंडों ने धीरे धीरे उस आवाज की दिशा में देखा। अंधेरे में एक काली परछाई खड़ी थी। केवल उस परछाई की नीली आंखें ही अंधेरे में चमक रही थीं। कौन हो तुम? वो नीली आंखों वाला शैतान यानी मोक्ष उनकी तरफ बढ़ने लगा। गुंडों ने उसे अपनी तरफ बढ़ते देखा तो वो सब डर गए और मोक्ष पर गोलियां बरसाने लगे। गोलियां चल तो रही थी लेकिन एक भी गोली मोक्ष को छू तक नहीं पा रही थी। मोक्ष अंधेरे में से सामने आया, उसे एक भी गोली छू नहीं पाई। ये देख सब के सब डर गए। उन्हें यकीन हो गया कि उनके सामने जो खड़ा है वो इंसान नहीं हो सकता। सब डर के मारे भागने लगे लेकिन किसी के पैर अपनी जगह से हिल तक नहीं पा रहे थे। अगर बचने के लिए भागने की कोशिश कर रहे हो तो तुम भाग नहीं पाओगे। अगर बचना है तो मुझे मार कर यहाँ से जा सकते हो। सभी गुंडे डर के मारे एक दूसरे को देखने लगे। वो भागने की कोशिश कर रहे थे लेकिन उनके पैर ही नहीं उठ रहे थे। जैसे ही मोक्ष को मारने का सोचा और एक कदम बढ़ाया तो उनके पैर अपने आप उठने लगे। अब उनके पैर चिपक नहीं रहे थे। ज्यादा सोचो मत, लड़ो मुझसे, अपनी मर्दानगी बताओ। अभी एक लड़की को बताने की सोच ही रहे थे तो मुझे भी बताओ। एक गुंडे ने अपने बॉस की तरफ देखा और बॉस ने हाँ में इशारा किया। ये हुई ना मर्दों वाली बात, चलो आ जाओ। वो गुंडा मोक्ष की तरफ भागा और उसने मोक्ष के सिर को निशाना लगाते हुए मारने के लिए हाथ उठाया ही था कि मोक्ष ने उसी हाथ के बाजू पर जोर से मुक्का मारा और उस आदमी का हाथ कंधे से निकलकर जमीन पर गिरा और खून की बौछार हो गई। वो आदमी जमीन पर गिर पड़ा और जोर जोर से चिल्लाने लगा। तुम बहुत शोर कर रहे हो, जरा चुप हो जाओ। वो आदमी दर्द से तड़पते हुए बस चीखे जा रहा था। मोक्ष उससे इरिटेट हो रहा था। उसे एकदम से गुस्सा आ गया और उसने जोर से एक मुक्का उसके सिर पर मारा और उसका सिर धड़ से अलग होकर उस गंजे आदमी के पैरों में लुढ़क गया। ये देखकर बॉस की सुसु निकल गई। बोल रहा था शांत हो जा, लेकिन नहीं, तुम्हें तो बस रोना था। अब हो गई शांति। मोक्ष का पूरा हाथ खून से भर चुका था। उसने अपने हाथ को झटका और खून की छींटे फर्श पर गिर पड़ी। मोक्ष का ध्यान नहीं था, वो अपने खून को साफ कर रहा था। ये देखकर एक गुंडे ने तभी मोक्ष पर हमला किया और एक लोहे का सरिया उसके शरीर में घुसा दिया, लेकिन मोक्ष ने एक उफ तक नहीं की। उसने उस सरिये को देखा और फिर उस गुंडे की तरफ देखा। नाइस ट्राई दोस्त, बट सॉरी। ये कहकर मोक्ष उस आदमी की तरफ बढ़ा जिससे सरिया उसके शरीर के आर पार हो गया और मोक्ष की मुस्कान बड़ी हो गई। उसने उस गुंडे के पैर पर एक लात मारी तो उसका पैर उसके शरीर से उखड़कर दूर गिरा और वो आदमी लंगड़ाता हुआ जमीन पर गिर पड़ा। मोक्ष ने उसके सिर पर हाथ रखा और बालों को जैसे ही थोड़ा खींचा, उसका सिर धड़ से अलग होकर हाथ में आ गया। मोक्ष उससे खेलने लगा। ये देखकर वो गंजा बॉस और बाकी सभी लोग डर के मारे घुटने के बल बैठ गए। हमें माफ कर दो, प्लीज हमारी जान बख्श दो। हम कभी भी इस लड़की की तरफ नहीं देखेंगे, प्लीज। मैं तुम्हें इस तरह रोते हुए देखकर एक पल के लिए छोड़ भी देता, लेकिन तुमने एक लड़की की इज्जत पर हाथ डालने की सोची, उसकी जिंदगी को तार तार करने की सोची। इसके लिए मैं तुम्हें माफ नहीं कर सकता। मोक्ष उनकी तरफ बढ़ने लगा और एक एक को मौत की नींद सुलाने लगा। जब मोक्ष रुका और चारों तरफ देखा तो हर तरफ गुंडों के शरीर के टुकड़े बिखरे हुए थे। हॉल की दीवारें खून से लाल हो चुकी थी। तभी उसकी नजर सना पर पड़ी जो दर्द से कराह रही थी। मोक्ष तुरंत उसके पास पहुंचा और उसे अपनी बाहों में ले लिया। सना को होश आ चुका था।
और वो मोक्ष को एकटक देखे जा रही थी। उसके कांपते हाथ धीरे धीरे मोक्ष के गालों की तरफ बढ़ने लगे। उसकी आंखों के सामने कुछ धुंधली धुंधली तस्वीरें आ रही थीं, जिन्हें वो पहचानने की कोशिश कर रही थी। वहीं मोक्ष उसे इतने करीब से देखकर स्तब्ध था। उसके दिल की धड़कनें तेज हो गई थीं। सना के दूधिया चेहरे को देखकर मोक्ष खुद पर काबू नहीं रख पा रहा था। क्या मेरी गोद में सचमुच कोई नूर है या फिर चांद का टुकड़ा? नहीं, चांद का टुकड़ा भी इतना खूबसूरत नहीं हो सकता। इंसान कब से इतने खूबसूरत होने लगे? नहीं, ये इंसान नहीं हो सकती। मोक्ष ने फैसला किया कि वो सना के दिमाग से ये हादसा मिटा देगा। उसने सना को जी भर कर देखा। सना का हाथ अब उसकी गर्दन पर था। मोक्ष झुका और सना के होठों पर अपने होंठ रख दिए। सना ने जैसे ही आंखें खोली, उसने खुद को एक हॉस्पिटल में पाया। उसकी आंखों के सामने निशा खड़ी थी। उसने इधर उधर देखा और हैरानी में पड़ गई। यहाँ हॉस्पिटल में कैसे पहुंची? मैं तो... सना अचानक रुक गई। वो याद करने की कोशिश करने लगी, लेकिन कुछ भी याद नहीं आ रहा था। मैडम, कल रात आपका एक्सीडेंट हो गया था। आपको यहाँ इलाज के लिए लाया गया है। सना सोच में पड़ गई। उसकी याददाश्त पूरी तरह मिट चुकी थी। वो कुछ याद करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन उसे कुछ याद नहीं आ रहा था। निशा, मेरा एक्सीडेंट हुआ था, लेकिन मुझे कुछ भी याद नहीं आ रहा। निशा उसे समझाने की कोशिश कर रही थी। वहीं थोड़ी दूर पर खड़ा मोक्ष चुपचाप सना को देख रहा था। सना के विला में रात के करीब 3 बजे कुछ लोग विला में दाखिल हुए। उन्होंने खुद को काले चोगे से ढक रखा था। चारों तरफ बिखरे खून से भरी दीवारें, फर्श पर खड़े मांस के टुकड़े और सिरों को देखकर उनमें से एक महिला आगे आई। मृत्यु दूत के आने से पहले इन लाशों और उनकी रूहों को साफ करो। इफरित और मौत को इनका बाल तक नहीं मिलना चाहिए। कौन थे ये काले चोगे पहने लोग? सना पर हमला करवाने वाला कौन था? क्या सना और मोक्ष फिर से मिल पाएंगे? क्या सना को अपनी यादें वापस मिलेंगी?